बिहार मंथन में आपका हार्दिक स्वागत है। आज जदयू कार्यालय पटना में सैकड़ों की संख्या में अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों ने जदयू की सदस्यता ग्रहण की। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे अध्यक्ष श्री तनवीर अख्तर के हाथों समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष मोहम्मद वसीम ने अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ जदयू की सदस्यता ग्रहण किया। इस बैठक में प्रदेश अध्यक्ष तनवीर अख्तर, बिहार राज्य शिया वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष इरशाद अली आज़ाद, महानगर के अध्यक्ष शकील अहमद हाशमी ने कहा कि बिहार में विकास की पहचान है। नीतीश कुमार अल्पसंख्यकों के लिए अच्छी सोच और अल्पसंख्यकों के हर मसले पर चिंता के साथ योजनाओं को बनाकर उस पर काम करने में सरगर्म रहते हैं। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अल्पसंख्यकों के लिए जो कार्य किया है उसकी दूसरी मिसाल नहीं। बिहार की विकास को देखते हुए अल्पसंख्यक समाज पूरी मजबूती के साथ माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ खड़े हैं। इस कार्यक्रम में प्रदेश महासचिव मोहम्मद आबिद हुसैन, गुलाम गौस, राइन बुनकर प्रकोष्ठ के प्रभारी कमर आलम समेत बड़ी संख्या में लोग उपस्थित थे। देखिए इस पूरे वीडियो में। दो ही खेमे की सरकार रही है बिहार में। एक सरकार जो राष्ट्रीय जनता दल की रही, जो माननीय लालू प्रसाद जी के नेतृत्व में सरकार बनी। दूसरी सरकार जो बनी 15 सालों के बाद माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सरकार बनी। ये अपने आप में एक बहुत वक्फा है कि एक दूसरे के काम करने के तरीके को एनालिसिस करने का और समझने का। कि 15 साल का जो वक्फा होता है बहुत बड़ा वक्फा होता है। हम ये कहना चाहते हैं, सबसे पहले अपनी बात कहने से पहले इस मंच पर जो हमारे बुजुर्ग साथी मौजूद हैं, सबसे पहले हम जहाँ से आए हैं वो पार्टी समाजवादी पार्टी, जिसका मैं अल्पसंख्यक का प्रदेश अध्यक्ष। आज जिस पार्टी में हमने अपना मिलन समारोह किया अपने सभी साथियों के साथ, अभी हमारे साथ जो मौजूद हैं जनता दल यूनाइटेड के बिहार प्रदेश के अल्पसंख्यक के प्रदेश अध्यक्ष माननीय तनवीर अख्तर साहब। मैं बहुत मुबारकबाद देता हूं इनको, जो इन्होंने हम लोगों के जज्बात की कदर की और हमें यह मौका दिया कि हम इनके साथ कदम से कदम मिलाकर साना बचाना हम राजनीतिक सफर तय करें। और इस मंच पर हमारे बीच जदयू के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के तमाम वरिष्ठ नेता मौजूद हैं। साथ ही हमारे साथी, हमारे टीम मेंबर, जो हम लोग ये काम करने का तरीका है, टीम है, वो सभी लोग मंच पर मौजूद हैं। मैं सभी लोगों का इस मिलन समारोह में और तमाम साथियों का, मीडिया कर्मियों का मैं खैर मकदम करता हूँ। आज हर व्यक्ति को आप देखते होंगे, राजनेता को देखते होंगे, चाहे वो किसी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हों या बहुत बड़े पदाधिकारी हों, ये एक अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया है बिहार में। हर मोमेंट ये समझ में नहीं आ रहा है कि कौन किधर जा रहा है, क्या हो रहा है बिहार में। कोई यकीन से कह नहीं सकता कि अब किसके साथ कौन रहेगा। आखिर ऐसा क्यों है? मैं उतनी बात तो कहना नहीं चाहूँगा क्योंकि इसका मुझे काफ़ी तजुर्बा है। आज मैं वही बात कहूँगा कि इतने सारे राजनीतिक सफर तय करने के बाद ये जो मेरा निर्णय हुआ है कि मैं तमाम पार्टियों के अलावा मैंने जनता दल यूनाइटेड को सेलेक्ट किया कि मैं इनके साथ अपना राजनीतिक सफर तय करूँगा। इसके पीछे क्या कारण है? हर आदमी आमतौर पर यही कहेंगे कि इनका कोई फायदा होगा, जहाँ होता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस पार्टी में जो मैं आया हूँ, हमारे सामने हमारे गार्जियन जनाब तनवीर अख्तर साहब मौजूद हैं। हम लोग बिना शर्तों पे काम करने वाले लोग हैं।
अपनी मर्जी से हमने आए हैं। क्यों आए हैं कि जो हम लोगों ने एनालिसिस किया, हम लोग अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट रहे। जिस वक्त में बिहार में जो सरकार थी और सरकार का जो मोडस ऑपरेंडी था, काम करने का जो तरीका था, मैं समझता हूं कि हर एक साथी हमारे बिहार में या पूरे भारत में रहने वाले लोगों से छुपा हुआ नहीं है कि बिहार में किस तरह का माहौल था, बिहार में क्या क्या काम किया गया, एक किसी भी चुनी हुई सरकार के लिए क्या महत्वपूर्ण है। जब कोई सरकार को जो कोई आम जनता जब चुनती है तो बड़े उम्मीदों से चुनती है कि ये हमारे लिए काम करे। उस पर अगर आप एनालिसिस करेंगे एकदम बिल्कुल न्यूट्रल होकर के, मैं ये नहीं कहता हूं कि मैं मुसलमान हूं या आप हिंदू हैं या किसी भी धर्म समाज के लोग हैं, आप न्यूट्रल होकर एनालिसिस कीजिए। अगर जो भी अच्छा किया है उसकी तारीफ कीजिए। तो जो 15 साल में जो उनके काम करने का जो तरीका था, जिस तरीके से तरह तरह के नाम से लोग बिहार को पुकारते थे, मैं लेना नहीं चाहता ना, पुकारते थे, किस तरह से लोग परेशान थे, दहशत में जी रहे थे। पटना से जब हम लोग अलीगढ़ से आते थे पटना, और अगर 4 बज जाता था तो हम लोग मधुबनी जाने के लिए बस नहीं पकड़ते थे। क्यों? क्योंकि वहां तो पहुंच जाएंगे 11-12 बज जाएगा रात, उसके बाद घर कैसे जाएंगे। ये एक बहुत बड़ी समस्या थी। आज एक वक्त आया है, लोग कहते हैं कि मुस्लिम हैं तो भाई फलानी पार्टी को ही वोट देंगे, देना है क्योंकि रजिस्ट्री हुआ है। मैं समझता हूं कि आज के दौरे वक्त में हर आदमी बासलाहियत है, चाहे गरीब हो अमीर हो, हर तबका के लोग अपने में एक वजूद रखते हैं, महत्व रखते हैं। किसी का कोई आज गुलाम नहीं है, कोई राजनीतिक पार्टी किसी को कुछ नहीं देता है, आप अपनी मेहनत से आगे बढ़ते हैं। तो मैं कहना चाहता हूं कि सिर्फ इतना करना है कि मैंने जो सोचा समझा और मैंने एक नारा दिया, बहुत किया विचार, बहुत किया विचार, सबसे अच्छा नीतीश कुमार। क्यों कहा मैं? उसकी वजह ये रही कि जो माननीय नीतीश कुमार जी के साथ उनकी जो टीम है, जिस तरीके से वो काम कर रहे हैं, मैं समझता हूं कि जो दानिश्वर लोग हैं, जो एजुकेटेड क्लास के लोग हैं, जो समझ सकते हैं गतिविधियों को, वो समझ रहे होंगे कि इनका काम करने का जो तरीका है, ये काम करते हैं, ये बोलते नहीं हैं, ये अपने काम को प्रोपोगेट नहीं करते हैं। आप देखिए सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर, किसी भी राज्य के विकास के लिए सबसे पहले महत्वपूर्ण जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर। इन्होंने सबसे पहले जो प्राथमिकता दिया इंफ्रास्ट्रक्चर की। आज डीजल का जमाना है, आज जिस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर सड़कें बनाई गई, पुल पुलिया बनाया गया, जिस तरीके से इलेक्ट्रिक सिटी का डेवलपमेंट हुआ, जिस तरीके से हर सेक्टर में काम किया गया। आज डीजल है, आज मोबाइल चलाते हैं आप, किसकी बदौलत मोबाइल चलाते हैं आप? अगर ये इलेक्ट्रिसिटी आपको अगर सही तरह से अगर बिहार में नहीं होती तो क्या अपने मोबाइल को आप लोग चार्ज कर सकते थे क्या? जितना डीजल इंडिया का जो इस्तेमाल कर रहे हैं, तरह तरह की डीजल इंडिया का, वो आप नहीं कर सकते थे। हर एक तरह के विकास के लिए सबसे पहले महत्वपूर्ण जो बात है वो है इंफ्रास्ट्रक्चर, जो इन्होंने बिना किसी को सुने इन्होंने बिहार के लिए अपना जो कदम बढ़ाया कि नहीं, लोग को जो बोलना है बोले, जिसको जो आता है हमको कमेंट करे, लेकिन मुझे जो मैंडेट मिला है वो आम जनता ने मैंडेट दिया है, किसी एक खास वर्ग ने मैंडेट नहीं दिया है। तो खास वर्ग का काम नहीं करना है, बल्कि हर एक सेक्टर काम करते हुए सबसे पहले जरूरी है इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर किसी भी राज्य के विकास में सबसे पहली भूमिका है, वो प्राथमिकता है वो। उसके बाद में आज तरह तरह के लोग कहते हैं कि पेंडेमिक कोविड-19 में जिस तरह का माहौल पैदा हुआ, अफरा-तफरी का माहौल पैदा हुआ, आज पूरा दुनिया तबाह है। जिस तरीके से समय रहते हुए मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि जिस तरीके से बाहर रह रहे लोगों को, राज्य में रह रहे लोगों को, जिस तरह पेशेंस के साथ में माननीय नीतीश कुमार और नीतीश कुमार जी के टीम ने जिस तरह से अनुभव करते हुए, पेशेंस रखते हुए काम को अंजाम दिया है, आप सिर्फ ये कल्पना कीजिए अगर इस वक्त में अगर ये माननीय नीतीश कुमार जी और इनके टीम अगर नहीं होती तो बिहार में क्या अफरा-तफरी फैलती, किस तरह से करना होगा। इसलिए कम समय में जिस होशियारी से, जिस बुद्धिमानी से, जिस तरीके से बिहार
प्रक्रिया को बढ़ाया गया, तरफ जगह जगह पर कोविड-19 हॉस्पिटल का इंतजाम किया गया, जितनी जल्दी से ये काम हो सका। क्या ये आप समझते हैं ये मामूली काम था? क्लेम करना बहुत आसान है, लेकिन उसको करना बहुत मुश्किल है। जिस तरीके से हम लोग अल्पसंख्यक समाज से आते हैं, लोग दावा करते हैं कि अल्पसंख्यकों पर हमारी हुकूमत है। मैं पूछना चाहता हूं तमाम राजनीतिक दलों से कि अल्पसंख्यकों के लिए मैं 5 काम कहता हूं, अंगुलियों में मेरी 5 उंगली है, बाएं हाथ की मैं उठाया हूं, आप 5 काम बता दीजिए जो अल्पसंख्यकों के बुनियादी काम आपने किया है, बुनियादी काम किया है, तो मैं मान लूं कि आप वाकई में आप मुसलमानों के, अल्पसंख्यकों के वोट के आप हकदार हैं। आप 5 काम बता दीजिए। आप बताइए कि आज पूरे समाज में जो अल्पसंख्यक समाज है, राजेंद्र जी की सच्चर कमेटी कहती है कि इनकी जो हालत है वो दलितों से बदतर है। आप उसके मेंबर थे, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, राजेंद्र सच्चर कमेटी के आप मेंबर थे, आपकी हुकूमत थी, आपने मुसलमानों को कहा ये मैं इनका नेता हूं, आपने इनके लिए क्या किया? राजेंद्र सच्चर कमेटी क्या आपने लिया, क्या संज्ञान लिया आपने? आप देखिए कि जिस तरीके से आज मुसलमान समाज के लोग, उनके पास में बदहाली है, रोजगार नहीं है, बहुत ज्यादा गरीबी है, इच्छा रखते हुए, ख्वाहिश रखते हुए उनके बच्चे बहुत आगे नहीं बढ़ सकते थे, क्योंकि पैसा नहीं है, इकोनॉमी नहीं है। लोग टायर पंखे बनाते हैं, लोग पान की दुकान खोलने पर मजबूर हैं। क्या है? मजदूरी करते हैं मुसलमान समाज के लोग, अल्पसंख्यक के लोग, क्या है इनके पास में? लेकिन मैं एक एक करके गिनाता हूँ। ये जरूरतें थी जो 15 साल से चली आ रही थी, जरूरतें मुसलमानों की। लेकिन जब माननीय नीतीश कुमार जी बिहार में आए, सरकार बनाए, तो इन्होंने वादा किया था और उस पर उन्होंने काम किया। आज अल्पसंख्यक समाज के लिए जिस तरीके से स्टेप बाय स्टेप माननीय नीतीश कुमार जी ने जो काम करना शुरू किया है, मैं तमाम लोगों से मैं चाहता हूं जो पढ़े लिखे दानिशवर लोग हैं, आप आंख बंद करके बातों पर ध्यान मत दीजिए, वसीम अहमद की बातों पर ध्यान नहीं दीजिए। आपके पास में अखबार है, आपके पास में मीडिया है, आप समझिए, आप देखिए कि माननीय नीतीश कुमार जी ने क्या क्या काम किया है। मैंने पहले ही कहा था, माननीय नीतीश कुमार जी काम बोलता है, वो प्रोपोगेट नहीं करते हैं। मैं गिनाना चाहता हूँ, आज मुस्लिम समाज में जो अकलियत के जो लोग हैं, जो छात्र छात्राएं हैं, उनके पढ़ने के लिए स्कॉलरशिप की व्यवस्था की गई है। उनके लिए अल्पसंख्यक आवास बनाने का, छात्रावास बनाने का जो कार्य शुरू किया गया है, ये बहुत महत्वपूर्ण काम है। जिस तरीके से अल्पसंख्यकों के नाम पर अल्पसंख्यक ऋण की व्यवस्था थी, अकलियत ऋण की व्यवस्था थी, उसका क्या था? 4 करोड़ आबादी बिहार में अल्पसंख्यकों की लगभग 2 करोड़ की आबादी है। 2 करोड़ की आबादी में 4 करोड़ रुपया सैंक्शन किया जाता था सरकार की तरफ से, वो भी पैसा पूरा मिलता नहीं था, वापस सरकार को फंड आया था। मैं गर्व से, मैं फख्र से मैं कहना चाहता हूँ, आप लोगों के सामने बात रख रहा हूँ कि ये माननीय नीतीश कुमार जी ने अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के माध्यम से जो अल्पसंख्यक ऋण जो है 98 करोड़ रुपया देने का काम किया है। आप जोड़ लीजिए, हिसाब कर लीजिए कि 4 करोड़ सैंक्शन अमाउंट था, 98 करोड़ रुपया दिया गया, कितना % की बढ़ोतरी हुई? वेलफेयर फंड में, मुस्लिम अल्पसंख्यक माइनॉरिटी वेलफेयर फंड में कितना था? आज 438 करोड़ का बजट किया गया। आपको मालूम है या नहीं है? मैं बताना चाहता हूं कि मैं जो निर्णय लिया कि मैं नीतीश कुमार जी के साथ जाऊंगा, उसकी खास वजह यह है कि इनके काम पर कम से कम मैं इतना कह सकूंगा कि मैं उनके साथ गया, मेरा ज़मीर जिंदा था, मैं उनके साथ गया, जिन्होंने काम किया मैं उनके साथ खड़ा हूं। चुनाव होने वाला है, जो जीते जो हारे, लेकिन मैं फख्र से कह सकूंगा कि माननीय नीतीश कुमार जी के साथ खड़ा हूं। सब लोग तैयार हो जाइए। और वो खास के इसलिए कि अभी टिकट फाइनल हुआ है, इस इलेक्शन का शुरुआत था और सभी ईमान वाले यहाँ बैठे हुए सभी मुसलमान, तो आपकी आवाज़ बहुत दूर तक जाएगी। इसके जोरदार आवाज़ में ये करे से कि दिल से आवाज़ की हुई है, दिल से निकले। जेडीयू जिंदाबाद, 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 नीतीश कुमार जिंदाबाद, अमीर अख्तर साहब जिंदाबाद, आसिफ सिंह जिंदाबाद, विजय कुमार चौधरी जिंदाबाद, बलशीर नारायण सिंह जिंदाबाद, चौधरी जिंदाबाद, नीतीश कुमार जिंदाबाद, अमीर अख्तर साहब जिंदाबाद, अमीर अख्तर साहब जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया सभी साथियों का, क्योंकि शुरुआत
ईमान वालों से हुई है और इंशाअल्लाह फिर इस बार सरकार नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बनने जा रही है। क्योंकि अभी अभी हम लोग फेसबुक पर देख रहे थे चंद मिनट पहले पार्टी का और इस इलेक्शन का हमारी पार्टी की तरफ से अभी बिगुल बजा है, माननीय नेता ने वो लिस्ट को रिलीज किया। मेरे साथियों, पहले जो इलेक्शन हुआ करता था, जैसा कि हमारे वसीम भाई ने भी बोला कि सज्जर कमीशन, जो एक कमीशन बैठाया गया था 2004 में, और वो कमीशन 2005 में वो कमीशन बैठाया गया था और कमीशन में ये एहसास कराया गया कि आज़ादी से लेके आज तक 2005 तक बिहार में ही नहीं पूरे हिंदुस्तान में मुसलमानों की हालत दलित समाज से भी नीचे है। मेरे साथियों, वो सरकार केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी और जब सज्जर कमीशन का रिपोर्ट आया उसके चंद ही महीने बाद बिहार के अंदर नीतीश कुमार की सरकार बनती है। मेरे भाइयों, जब ये सरकार बनती है तो हमारे नेता नीतीश कुमार ने बिहार में हूबहू सज्जर कमीशन को धरातल पर उतारने की कोशिश की। जो रिपोर्ट में जो कमियां थी, रिपोर्ट में जो बताया गया था कि अल्पसंख्यकों की क्या हालत है, उस पर काम चालू किया गया। आपको मैं ये बताना चाहता हूँ क्योंकि आप सभी समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए थे, कहीं ना कहीं आप इन्वॉल्व रहे हैं पार्टी और पॉलिटिक्स में, और आपका हमारी पार्टी के अंदर स्वागत किया गया है। आज सभी लोग बिजी थे, इलेक्शन का दौर है, उसके बावजूद भी क्योंकि जब बिस्मिल्लाह किसी चीज़ की होती है तो बड़ी मजबूती से होती है, और इस मजबूती से आप लोग आए हैं और उसी मजबूती से हम लोगों ने आपका स्वागत किया है। मेरे साथियों, मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि 3 करोड़ 45 लाख 2004 का बिहार में मात्र बजट था, 3 करोड़ 45 लाख रुपया। और जो आज आप देख रहे हैं कि कब्रिस्तान तो बात की चीज़ है, जब हमारी मौत होगी और वहाँ तक जब हम पहुँचेंगे, हमारी मौत मेरी मैयत को और हमारे इसको जलालत न हो, उसको तो ठीक किया ही हमारे नेता ने। और वो एक नियम सा बन गया है बिहार के अंदर 15 साल में कि कहीं पर भी इस तरह की बात आएगी तो सरकार की तरफ से कोई कोताही नहीं होगी, और वो लगातार इस पर काम हो रहा है। आपने देखा होगा कि लगभग 650 कब्रिस्तान की घेराबंदी की जा चुकी है बिहार के अंदर, और जो बचे हुए वो सब इनपैनलमेंट है, कोई भी बचेगा नहीं, क्योंकि बिहार के अंदर सब पूरे प्रदेश के अंदर केंद्र या पटना से निगरानी रहती है कि कहीं पर भी इस तरह की चीज़ छूट ना पाए। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ थी कि हमारे नींव को कैसे मजबूत किया जाए, क्योंकि 2005 से पहले या अभी तक जो एक मरहला सा बना हुआ है कि हमारे मुस्लिम बच्चे जब मदरसे से निकलते हैं तो वो क्या करते हैं, या पढ़कर निकलते हैं या नहीं पढ़ पाते हैं, तो वो क्या करते हैं कि चाबी दुकान चाबी से बनाना सीख जाते हैं, टायर का पंचर बनाना सीख जाते हैं, या छोटे छोटे राजमिस्त्री का काम सीख जाते हैं। हमारे नेता ने नींव को मजबूत की, पढ़ाई के लिए जो इंतजाम किया, आपको मैं ये बताना चाहूँगा, जब आप यहाँ से बाहर निकल कर जाएंगे तो मैं भी मदरसे से पढ़कर हिंदुस्तान की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी जिसे जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी कहा जाता है, वहाँ तक मैं गया और वहाँ से पढ़ने के बाद यूनियन में भी काम किया, यूनियन प्रेसिडेंट भी रहे। जो आज आप देखते होंगे कि जो दुनिया हमारे साथी बेगूसराय के हैं वो भी अध्यक्ष बने, लेकिन पूरे बिहार के हमारे नौजवानों ने उन्हें कंधे पर लेकर चलने का भी काम किया और उन्हें नेता बनाने का भी काम किया। लेकिन पिछले 5 महीना जब बिहार के अंदर पूरे हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया में जब कोरोना जैसी महामारी थी, उस समय इस तरह के नेता कहाँ बैठे हुए थे। आपका भाई, आपका नेता नीतीश कुमार बिहार के अंदर जब उन पर दाग भी आ रहा था मुसलमानों के ऊपर कि एक जो तबलीग जमात का मामला भी उठा, उस समय भी निगरानी रखी नेता ने हमारे, और हम लोगों के माध्यम से सबको चिन्हित करके सही जगह पर रखने का काम किया कि हमारे तबलीग जमात के लोग कहीं से भी गलत नहीं होते हैं। वो समाज के अंदर हमारे अपनी जो सब कमियाँ उसको उजागर करते हैं।
मेरे साथियों, इस 5 महीना में ये नहीं थे। आपने देखा होगा 3 दिन पहले जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा था, जैसा कि इरशाद भाई ने भी बताया कि पूरे मंच पर सारी पार्टियों की इनके नेता बैठे हुए थे, लेकिन किसी भी पार्टी से एक भी अल्पसंख्यक को मंच पर बैठाने का काम नहीं किया। ये हमेशा इसी तरह से करते रहते हैं। आप जाकर मतलब आप अपने गिरबान में झांक कर देखें, जाए आपस में डिस्कस करेंगे। आप 19 का जब कांग्रेस का मैनिफेस्टो दिल्ली में रिलीज हो रहा था, मैं लगातार 35 साल कांग्रेस में रहा हूँ, उसके बाद मैं नीतीश जी के दामन पर थामा हूँ। जब 19 का मैनिफेस्टो रिलीज हो रहा था, जब 14 का मैनिफेस्टो रिलीज हो रहा था, आप गूगल पर नौजवान साथी लोग जाकर आप देखेंगे कि मंच पर कौन बैठा हुआ था कांग्रेस के मैनिफेस्टो के रिलीज में, किस तरह के लोग बैठे हुए थे। क्या उनके पास एक भी मुस्लिम उस तरह का नेता नहीं है जिसे सामने लाकर उन्हें प्रोजेक्ट करेंगे। मेरे मिलन समारोह हमारे बड़े भाई माननीय विधान परिषद के सदस्य और प्रदेश टीएमसी के अध्यक्ष जनाब मीर अख्तर साहब, यहाँ पे मौजूद बसपा के प्रदेश अध्यक्ष सीम साहब और उनकी पूरी टीम, हम लोग यहाँ जेडीयू परिवार में अपना मकदम करते हैं, स्वागत करते हैं। जेडीयू के पीएसएल के महानगर के अध्यक्ष हमारे छोटे भाई शकील अहमद हाशमी साहब मौजूद हैं। यहाँ हमारे जेडीयू के वाइस प्रेसिडेंट और डेहरी विधानसभा से इलेक्शन लड़ चुके हमारे छोटे भाई